जब मिर्ज़ापुर का हुआ तब वो काफ़ी टाइम लगा समझने में, क्योंकि आसपास भी किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। फेलियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर या क्विट करना नेगेटिव नहीं होता है। ये हमने बनाया है कि अरे वो फेल हो गए, तो वहीं तो सीखेंगे ना, गिरेंगे फिर वापस उठेंगे फिर वापस गिरेंगे, एंड ये साइकिल है। गन हमेशा हमारे हमारे पास होती है, वी आर ऑलवेज लिटरली सराउंडेड विद ईदर ब्लड, तो वो हमें पता है कि ये सेट है, हमें पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप शब्द तो वो बोल रहे हो, मैं किसी फूल सा थरथराता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं आई डोंट नो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विकास सवाना और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा हमारी गेस्ट कौन है। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत उनकी स्माइल है, और इस खूबसूरत सी स्माइल के साथ उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम है श्वेता त्रिपाठी शर्मा। यस। अभी आपको पूरा नाम लेके बोलना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है या तो पूरा नाम हो, या फिर अगर पूरा नाम ना हो तो फिर बटाटा वड़ा हो, या फिर गोलू, या शालू, या इनाक्षी। आप इन्हें बहुत कैरेक्टर से जानते हैं जी। और बहुत लोग ये भी जानते हैं कि ये पोइट्री भी बहुत अच्छी करती है जी। तो अब हम शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं कि ये एक्टिंग का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कब ये लगा कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, परफॉर्म करना है। वो कहते हैं ना कि बचपन में अगर कीड़ा काट ले एक्टिंग का, तो आप नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, वो आपका एक्टर बनने का ख्वाब जब तक आप पूरा नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको ऐसे पोक करता रहेगा। तो थैंकफुली मैं बचपन से आई बीन ऑन स्टेज, एंड मुझे ये पता था कि मुझे अपने आप को टीवी के उस पार देखना है, चाहे वो एड्स हों, चाहे तब तो हम दिल्ली में थे और इतने कुछ ऑडिशंस का कुछ पता नहीं था। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जो जर्नी रही है, जो बचपन रहा है, वो एक नॉर्मल बचपन रहा है, क्योंकि हमारी जो मेमोरीज, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही हमें शेप करते हैं, जो हमारे बचपन के होते हैं। तो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत मज़ा किया। इनफैक्ट आई एम अ डिज़ाइन स्टूडेंट, मुझे लॉयर बनना था और अब मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक आपको वो कंफर्मेशन कहाँ से आएगी कि हाँ दिस इज़ इट, क्योंकि देयर इज़ नथिंग दैट मेक्स मी हैप्पियर दैन बीइंग ऑन सेट। वो लिटरली मेरी सेक्रेड प्लेस है। मुझे इतना मज़ा आता है, क्योंकि कोई भी अगर कोई डिज़ाइनर हो, या फिर हम पॉटरी की बात करें या राइटिंग की बात करें, एवरीथिंग इज़, आप चीज़ें यूज़ करते हो वो बनाने के लिए। मतलब कुछ तो रॉ प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है। यहाँ पे हम वो मटेरियल डेफिनेटली होता है, जो कि टेक्स्ट होता है, म्यूजिक होता है, काफ़ी पोस्ट का काम होता है, बट एज एन एक्टर हमारा जो काम होता है वो इतना यहाँ और यहाँ होता है। सो दैट प्रोसेस आई एंजॉय द मोस्ट, दैट इवन विदाउट नथिंग यू कैन स्टिल क्रिएट। और श्वेता, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था जी। आपकी बहुत बढ़िया स्कूलिंग हुई है, आपने डिजाइनिंग में काम किया, फैशन में काम किया जी। इसके बाद ये जो चॉइस होती है इससे फुल टाइम करियर बनाना, आपका तो मन था, लेकिन ये कितना टफ रहता है एक सेटल्ड करियर को छोड़ के एक ऐसे करियर की तरफ जाना जहाँ पे थोड़ा इनडिसाइसिव रहता है, आपकी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ये कितना टफ था उस वक्त सीरियसली परस्यू करना एक्टिंग करियर को? तो पहले तो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया था। मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है अलग अलग किरदार प्ले करने में। पर मेरा, जब मैं इमेजिन करती थी एक्टिंग करते हुए, मैं स्टेज पे इमेजिन करती थी। मुझे ये स्क्रीन और बिग स्क्रीन वो सब करना था, लेकिन मेरा हमेशा से थिएटर की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर था, सॉफ्ट स्पॉट था। इसका रीजन ये तो नहीं है कि स्कूल टाइम में आपने थिएटर बहुत किया था? करेक्ट, एंड आई थिंक क्योंकि कैमरा कभी फेस किया ही नहीं था एक्चुअली। आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज क्या मस्त है लाइफ, विच वॉज अ डिज्नी शो। उससे पहले जो भी एक्टिंग की थी स्टेज पे की थी, और बहुत मजा आता था, और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, वर्कशॉप्स करना। आई रियली थिंक अच्छा एक्टर होने के लिए आप एक अच्छा इंसान बन ही जाते हो। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एज एक्टर्स सही और गलत नहीं होता है। आपको ये रियलाइज़ करना होता है कि ये जो सिचुएशन में एक इंसान ने ऐसा किया, उसने क्यों किया। क्योंकि अगर किसी ने किसी को मारा, या अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए जो सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से गलत है, पर क्यों चाहिए उसको। अगर हम फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर में मुन्ना का लें, जो देवेंदु ने किरदार निभाया है,
वो क्यों बना मॉन्स्टर? वो मॉन्स्टर इसलिए बना, उसको सिर्फ प्यार और वैलिडेशन चाहिए था अपने पिताजी से। अगर उसको वो मिल जाता, उसकी ये कहानी नहीं होती, और अगर उसकी ये कहानी नहीं होती तो किसी और की कहानी ऐसे नहीं होती। तो आई थिंक हमारी एक ये हमारा जो कल्चर है, हम लोग ना लोगों को कॉर्नर में पुश कर देते हैं, और जब वो बेचारे लोग चोक हो जाते हैं, चाहे विद पावर और विदाउट पावर, वो जब रिटेलिएट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको रोको। तो मेरा ये मानना और कहना है कि प्यार से रहते हैं ना, अच्छे से रहते हैं, जब किसी की ग्रोथ होती है वो सेलिब्रेट करते हैं। किसी को नीचा लाने में या ऐसे पुल डाउन करने में, आई डोंट अंडरस्टैंड द फन इन दैट। तो जो प्रोसेस था एक्टिंग का, वो इसलिए शुरू हुआ कि अलग अलग तरह की लाइफ जीनी है। 100%, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बहुत सिंपल और क्लीन पसंद है। मुझे कुछ रियल लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, पर जो ऑन स्क्रीन किरदार है, अब जैसे मैंने गॉनकेश करके एक फिल्म की थी जिसमें मेरे किरदार को, इनाक्षी को एलोपेशिया था। मुझे एलोपेशिया के बारे में पता ही नहीं था, एंड आई फेल्ट कि दिस इज अनदर थिंग कि जब हम अलग अलग स्टोरी से अपने आप को अटैच करते हैं, हमारी नॉलेज कितनी बढ़ती है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग एंड टॉकिंग टू पीपल, कितने सारे लोग थे आसपास के जिनको एलोपेशिया था, एंड हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम अपनी जो बबल में रहते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी की प्रॉब्लम हम थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं। एंड आई रियलाइज बिकॉज हेयर भी, मतलब ये पूरा जो मार्केट है, चाहे फैशन का हो या ब्यूटी का हो, हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। मतलब यू नो, लंबे बाल, शाइनी बाल, यही सब हम बताते हैं, बट अगर आपके पास बाल ही ना हो तो इन सबके साथ मैंने एक अलग जिंदगी जी है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। अगर गोलू हो या मसान की शालू हो या कार्गो की युविष्का हो, जो कि हम लोग एक स्पेसशिप में थे, अब ये रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आप अपनी, मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरी लाइफ सिंपल रहे, लेकिन मेरे जो कैरेक्टर्स की लाइफ है वो हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, परफॉर्म नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो तो होगी, बट कोई भी उस सिचुएशन में ब्रेव बनना या ताकतवर बनना या फिर डरना भी एंड ओवरकम करना, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। मैं, आपने जब कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ बहुत सिंपल रहे, हमने अभी जो इंटरव्यू से पहले भी जो हम बातचीत कर रहे थे जी, मुझे आप एक्सट्रोवर्ट लग रही हैं जी। आप रियल लाइफ में कैसी हैं? सिंपल जो आपने वर्ड जोड़ा और उसके साथ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो कहेंगे आप एक्सट्रोवर्ट है, तो आप हैं कैसी है? मैं सिंपल हूँ, मुझे सिंपल चीजें पसंद है, चाहे खाना हो या इंसान हो, तो मुझे सिंपल चीजें पसंद है। लेकिन मुझे डरना नहीं पसंद है। मेरी मतलब जो अपब्रिंगिंग रही है, मम्मी पापा दीदी घर पे जो भी रहा है, तो उन्होंने मुझे कभी डरना सिखाया ही नहीं है। तो सिंपल, बट जो करना है वो करना है। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि करियर में अगर आपको जो स्विच करना है वो कितना मुश्किल होता है, डेफिनेटली मुश्किल होता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग और दिल किसी चीज़ पे सेट कर दिया ना, कुछ आपको नहीं रोक सकता। ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब ऐसे पूरा फ्लावर्स बिछे होंगे और इजी होगा, बट वही तो मज़ा है। अगर हमेशा हमारे पास अच्छी स्क्रिप्ट्स आती रहें और अच्छे डायरेक्टर्स मिलते रहें और सब कुछ, बॉक्स ऑफिस भी अच्छा हो गया, क्रिटिकल अक्लेम भी हो गया, फेलियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर या क्विट करना नेगेटिव नहीं होता है। ये हमने बनाया है कि अरे वो फेल हो गए, तो वहीं तो सीखेंगे ना, गिरेंगे फिर वापस उठेंगे फिर वापस गिरेंगे, एंड ये साइकिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी जल्दी वो साइकिल को एक्सेप्ट कर लें, उतनी आसान हमारी लाइफ बन जाएगी। तो अगर काम नहीं भी करें, जैसे अभी मैंने 1 महीने से कुछ शूट नहीं किया है और मैं 1 महीने तक कुछ शूट भी नहीं करने वाली हूँ। कुछ साल पहले ये मुझे बहुत बॉदर करता, लेकिन नाउ मैं पॉटरी सीख रही हूँ, मैं ड्रम्स का जो मुझे बचपन से सपना है कि वो करना है, नाउ आई हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज टू लर्न ऑल ऑफ दैट। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी कहाँ फोकस करो। लेकिन ये मैं मान के कहती हूँ, आप चाहे जिस चीज़ को भी प्यार दो ना, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या कोई इंसान हो, वो यू विल सी द डिफरेंस। ये तो हो गया कि आपने सोचा कि यार मुझे करना यही है, ठीक है, लेकिन आपकी जो पहला बड़ा ब्रेक था वो था मसान। करेक्ट। उस वक्त पे जब आप नया नया कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त ये चॉइस रहती है दिमाग में मुझे पर्टिकुलर काम करना है, या उस वक्त ये लगता है कोई भी बड़ा ब्रेक मिल जाए हम करेंगे? आई थिंक सबका अलग अलग होता है। मैं अपना पहला बिग ब्रेक एक्चुअली क्या मस्त लाइफ को मानूंगी, क्योंकि उससे पहले मैं दूसरे जॉब्स कर रही थी। इन द सेंस मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही थी, उसके बाद पिक्सिन करके एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो है,
पर जब क्या मस्त है लाइफ हुआ तो मैंने ये जॉब्स फाइनली सब कुछ बंद करके आई गॉट इनटू एक्टिंग फुल टाइम। जब क्या मस्त है लाइफ हुआ उसके बाद फिर मैंने कास्टिंग भी की, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इतने सारे बाकी थिएटर एक्टर्स हैं और मैं थिएटर करती थी कि उनको तो चांस मिले, तो थैंकफुली उसमें हुआ। अब उसके वाया मैं डायरेक्टर्स से मिली, मैं श्लोक से मिली जिन्होंने हरामखोर बनाई, मैं अनुराग कश्यप से मिली, गुनीत से मिली। तो ये ना मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे ना इंटेंशन से, अच्छी इंटेंशन से, तो रास्ता अपने आप बनेगा। मतलब मेरी लाइफ के साथ और मैं बहुत लकी हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को लकी नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत करेक्ट लोग मिलते गए जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सही डायरेक्शन मोर देन दिखाने की जगह रियलाइज़ कराया कि मुझे यही करना है। मुझे तो वो पीले खेतों में पीला सूट पहन के पीले दुपट्टे के साथ भागना था, डांस करना था। मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि मसान, हरामखोर ऐसी टाइप की फिल्मों का मैं हिस्सा बन सकती हूँ। एंड नाउ आई वुड डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मसान की कहानी बताइए ना, कैसे आपको मिली, कैसे आपने सोचा और कैसे आप उस प्रोसेस में गई? जो कैरेक्टर था जी, उसमें आपकी रियल लाइफ से वो कितना अलग है, नहीं है, और उसमें आप कैसे गई, क्योंकि आपका पहला बिग स्क्रीन पे आपका वो पहला किरदार था। तो मेरा ना थैंकफुली लाइफ में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, तो चाहे वो मसान हो जो पहली फिल्म हो, उसका मैंने तभी उतना ही प्रेशर लिया था जितना शायद अब मैं ज़्यादा लूँगी। वो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। वो शालू के लिए हमें नीरज ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं नीरज गेवान, बहुत ही प्यारे इंसान है, उन्होंने हम सबको एक लिस्ट ऑफ मूवीज़ दी थी सबको। मतलब एटलीस्ट आई नो रिचा, विकी और मुझे एक लिस्ट ऑफ मूवीज़ मिली थी, अलग अलग थी जो हमें देखनी थी। मैंने वो देखी और नीरज और हमारी रीडिंग्स भी हुई थी। और जब इनफैक्ट हमारा जो शूट था, डे 1 ऑफ शूट, तो वो तू किसी रेल से गुजरती का मोन्टाज हम शूट कर रहे थे, विच वॉज ग्रेट बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है कैरेक्टर समझने में, वो दुनिया समझने में, क्योंकि आप सडनली एज श्वेता टू शालू ऐसा कोई जादू नहीं होता है। जादू होता है एक्चुअली, पर वो ऐसा इंस्टेंट जादू नहीं होता है। वो कब हो जाता है, कब आप ढल जाते हो कैरेक्टर में। मुझे अभी भी याद है कि शालू की वो बिंदी, वो चूड़ियाँ, वो कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट शालू की नहीं, किसी भी किरदार के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे मेक यू बिलीव इन दैट वर्ल्ड। तो वो बलून वाला सीन था कि मुझे बलून मांगना है, तो मैंने अपने एक्सट्रोवर्ट में बोला कि अरे भैया ये वाला बलून नहीं, वो वाला चाहिए। तो नीरज ने कहा कि नहीं थोड़ा प्यार से बोला। तो प्यार से ऐसा कि जैसे यू नो हाउ यू वुड टॉक टू बलून वाला। तो मुझे लगा मैं तो ऐसी बात करूँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा शायद नीरज का परसेप्शन अबाउट मी इज़ स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि जो सबके परसेप्शन होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। Correct. तो मुझे ये समझा दैट आई थिंक शालू इज स्वीटर, शालू थोड़ी और प्यारी है। आई थिंक शालू में शायद और ज़्यादा पेशेंस है। तो फिर मैंने वो बलून वाले से प्यार से बात की एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि शालू का सुर ये है। तो कैरेक्टर का ना सुर पकड़ना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि कई लोग फास्ट बात करते हैं, कई लोग एक अलग पिच में बात करते हैं, कई लोग और बहुत जल्दी बात करते हैं। तो फिर मैं शालू का पूरा वो समझी कि वो कैसे शर्माती है बट ऑल्सो वो कॉन्फिडेंट है। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। तब नहीं समझ में आया था कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, पर जब देखी थी फिल्म, और देखी थी हमने तीनों ने, रिचा, विकी और मैंने, हमने सीधा कान फिल्म फेस्टिवल में देखी थी। और जब देखा तो ऐसा लग रहा था कि वाओ ये बनाया है हमने, ये तो बहुत ही आपने सीधा वहाँ पे देखी थी? सीधा वहाँ देखी। नीरज ने नहीं देखा एंड आई एम सो ग्लैड, क्योंकि दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कि सब देख रहे हैं आपके साथ एंड जो आपकी भाषा बोलते भी नहीं है, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। वो जिस तरह से खड़े हुए सब रो रहे थे, और मैं तो सबसे पहले होती हूँ जो रोने वाली, मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, पर तब मैं नहीं रोई क्योंकि सब आसपास रो रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मुझे तो ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो काम की जो जर्नी है उसको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना दें। जैसे मसान से स्टार्ट तो मिल गई थी जी, लेकिन उसके बाद आगे का रास्ता भी उतना आसान नहीं रहता है। तो थैंकफुली वो समझ थी मुझे ये पता था कि ऐसा नहीं होगा कि मसान के बाद स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, मतलब अगर हो गया वेरी गुड, और एग्जैक्टली वही हुआ कि मतलब आई स्क्रिप्ट्स, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा फोन बजे जा रहा था। मेरा अगला सवाल था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड इन फैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन काफी टाइम तक
हमारे कुछ भी ऐसे फोन्स बज हो रहे थे तारीफों के लिए, लोगों को जो फिल्म टच हो रही थी, जो लोग रिलेट कर पा रहे थे, बट काम वाइज आई साइन ऑन अ फिल्म जो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, एंड आई डोंट थिंक अभी रिलीज होगी। एक फिल्म थी वो की मैंने, फिर काफी वेट किया। फिल्म के बारे में। वो फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी फिल्म है, इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग सनशाइन, एंड उसमें रेवती मैम जो है, हमारी रेवती मैम थी, तेजस्विनी कोल्हापुरी थी, और ऋतु पौर्णा जो है, तो इट वाज अ हिंदी फिल्म थी, एंड इनफैक्ट काफी इंग्लिश भी था उस फिल्म में। संजय नाग करके हैं, नेशनल अवार्ड भी मिला है उनको, तो उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, एंड लेकिन अब उसको काफी टाइम हो गया, एंड आई डोंट थिंक वो कभी रिलीज होगी। आई रियली होप रिलीज हो, क्योंकि वो इतने प्यार से बनाई है। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी उस वक्त पर यार, जो काम किया वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। पता है, आई थिंक जितना सूनर आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दो ना, उतना बेटर होता है। एंड वो मेरा जो लेसन मिला मुझे हरामखोर से, बिकॉज हरामखोर वाज शॉट बिफोर मसान, एंड आई थिंक हरामखोर टुक 5 years टू रिलीज। तो और जब हरामखोर देखी थी ना, हम लोग जब शूट करके आए थे, सब ऐसी बात कर रहे थे कि ओ माय गॉड क्या परफॉर्मेंसेज है, क्या कहानी है, क्या शूट है, एंड फिर आपकी भी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एंड फिर आप देखते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप वेट कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल बहुत होता है एक किसी फिल्म को रिलीज कर, आई थिंक 5 years ही थे रिलीज होने में। तो तब आप जान जाते हो कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, वो फिर छोड़ दो, जाने दो। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है श्वेता, कि ये एक अलग तरह का सिनेमा था उस वक्त, और इस अलग तरह के सिनेमा को कई बार ये चैलेंजेस रहते हैं कमर्शियली उन्हें रिलीज करने में। आपको लगता है कि एक एक्टर के तौर पर भी ये चॉइसेस उस वक्त लेनी पड़ती है कि यार मुझे इस तरह की फिल्में करनी है, इस तरह की शायद करूंगी तो रिस्की हो जाएगा मेरे लिए? उस वक्त आपके दिमाग में था, या उस वक्त आप ये सोचती थी कि ये रोल मेरे लिए अच्छा है, मुझे रोल के लिए जाना चाहिए? तो मेरा हमेशा, मुझे ना ह्यूमन बीइंग्स बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कोई जो करता है वो क्यों करता है। तो मैं बॉम्बे आई, मैं इस इंडस्ट्री में आई क्योंकि मुझे एक्टिंग से प्यार है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस, एंड जो हमें चीज़ें करनी होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी एंड इंटरव्यूज़, बट आई एम हियर फॉर द जॉय ऑफ एक्टिंग। तो इसलिए मैं यस अगर बिजनेस वाइज से सोचो तो ये बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं, जो मतलब चीज़ें आपको जो कंसिडर करनी चाहिए, बट मेरा वो कभी गोल या मोटिव रहा ही नहीं है। तो यस मैं चाहूँगी कि काम रिलीज हो, बिकॉज लोग देखें। आप जो कहानी बनाते हो वो आप अब तक अपने पास नहीं रखना चाहते हो, आप चाहते हो वो आप दुनिया से शेयर करो। तो वो बुरा लगता है कि दुनिया कब देख पाएगी, बट अदरवाइज मैं ये फिल्में लाइफ लॉन्ग करूं, क्योंकि मुझे जो मज़ा इनमें करने, जो लोग बनाते हैं ना, जो पैशन होता है, वो कैन नॉट बी मैच। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने कमर्शियल्स में भी काम किया है, थिएटर भी किया है, फिल्में भी की हैं, वेब सीरीज भी की है। ये अलग अलग मीडियम है। स्पॉटिफाई पे भी एक वो भी किया है, ब्यूटीफुल, हाँ, ये भी बैटमैन सीरीज, पोएट्री भी की है जी। तो कमर्शियल में, वेब सीरीज में और सिनेमा में एक, और थिएटर में आप एक एक्टर के तौर पर क्या डिफरेंस देखती हैं? कितना अडेप्ट करना पड़ता है एक एक्टर के तौर पर? अडेप्ट डेफिनेटली करना पड़ता है। आई वुड से जैसे एक अगर आप एथलीट हो, आप रनर हो, और एड कमर्शियल्स होंगे स्प्रिंट की तरह, कि आप जो तुरंत जाके, आप तभी इतना आप कुछ कैरेक्टर में नहीं घुसते हो, आप वेरी वेल अवेयर हो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो आप वो करते हो कि मतलब आप उसमें, अगर मैं चाय पी रही हूँ तो मैं चाय जैसी भी मैं फूक फूक मार के नहीं हो सकता, वो आपको तब रियलिटी जाने दो, अनलेस एड वैसा हो। एड में रियलिटी को थोड़ा साइड रखते हैं, हाँ, अनलेस वो एड वैसा हो या फिर स्क्रिप्ट वैसी हो, जैसे होती हैं जो मैंने काफी की हैं एक्चुअली, जैसे वोडाफोन की मैंने की थी, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एड। हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें बहुत मजा आता है, वो सारे परफॉर्मेंस वहाँ पे भी करने में, क्योंकि वहाँ पे आप लिटरली आप सेकंड्स में परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू डिलीवर। बाकी जगह आप फिर भी टाइम ले सकते हो। थिएटर में एक मज़ा ये आता है कि आप रिहर्स करते हो, आप रिहर्स किए जा रहे हो, महीनों के लिए आप सोचे जा रहे हो। ऑन सेट उतना टाइम नहीं होता है, आपका जो भी प्रेप होता है आप पहले करके आओ, डायरेक्टर से, अपने को एक्टर से आप रीडिंग करके आओ। ऑन सेट यू आर ऑन समबडीज इकोनॉमिकल क्लॉक, तो आप जितनी जल्दी परफॉर्म करोगे पैसा भी बच रहा है। इनफैक्ट मैंने 2 साल पहले बस रियलाइज किया कि आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर नाउ, बिकॉज द सूनर आई डिलीवर द फास्टर
द सेट कैन मूव एंड मोर कैन बी शॉट। जैसे अगर मेरे डायरेक्टर को 5 शॉट्स चाहिए, डिफरेंट एंगल्स चाहिए, और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके जल्दी परफॉर्म करूँ तो शायद वो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं ही टाइम लेती रहूँगी तो शायद वो 5 के 3 हो जाएंगे। एंड आई वुड नेवर वांट माय राइटर, डायरेक्टर, डीओपी और प्रोड्यूसर टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो स्टेज का वो मज़ा है कि आप रिहर्सल करते हो, उतना वो सेट पे करने को नहीं मिलता है। वेब सीरीज़ का एक बड़े पर्दे का, जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हो, देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट। मतलब एक वो आई रिमेंबर कि मैं फरारी की सवारी की मैंने कास्टिंग में हेल्प की थी। तो जब मैं वो फिल्म देख रही थी एंड आई वाज थिंकिंग यार अपनी शक्ल, अपना चेहरा जब इस बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगा तो कैसा लगेगा। और फिर वो हुआ मसान और हरामखोर के साथ। सीरीज का मजा ये है कि एक तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिर्जापुर इज 3.5 फीचर फिल्म्स। तो हर कैरेक्टर को कुछ ना कुछ आप जितना रस और जूस उसमें से निचोड़ना चाहते हो ना, आप निचोड़ सकते हो। दूसरा चैलेंजिंग ये सबसे ज़्यादा होता है कि सीजन 1 हमने किया होगा 5 साल पहले, सीजन 2 आप कर रहे हो अभी, जैसे हम सीजन 3 किया, आई थिंक 1 और 3 के बीच में अगेन 5, आई थिंक 5 ईयर्स का कुछ तो है मेरे साथ। तो सीजन 1 एंड सीजन 3 में 5 ईयर्स का डिफरेंस है। आपका कैरेक्टर वही है, उतने ही साल का है, कुछ दिनों या हफ्तों का फर्क होगा, बट आप तो एज कर रहे हो, आप मोर एक्सप्लोर कर रहे हो, आप मोर होपफुली एक्सपैंड भी कर रहे हो। मतलब यू नो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जिन लोगों से मिल रहे हो, यू आर ग्रोइंग, बट आपका कैरेक्टर वहीं पे अटका हुआ है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनलर्निंग दैट यू हैव टू डू। कि अगर शायद मैं बहुत वाइज या जो भी होंगी, पर मेरा कैरेक्टर 22 ईयर्स ओल्ड है। गोलू हैज जस्ट लॉस्ट हर बेस्ट फ्रेंड, हर सिस्टर, हर इंटायर कॉलेज लाइफ। तो मैं वो सिमिलैरिटी बहुत कम है। तो उनकी दुनिया में घुसना और बार बार घुसना, और अभी जैसे सीजन 3 हुआ तो वापस गोलू से मिलना, वो गोलू के कपड़े पहनना, वो अलग लेवल का जॉय है। जो पॉडकास्ट हम करते हैं उसका अलग है, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट द माइक, इट इज एवरीथिंग इज इमेजिनरी। वहाँ तो क्यूज भी नहीं होता है, क्योंकि जनरली जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके एक्टर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, लाइट्स होती हैं, यू नो एडिटिंग होती है, म्यूजिक होती है। एडिटिंग म्यूजिक पॉडकास्ट में भी होगी, बट जो एक एनर्जी को एक्टर्स की होती है यहाँ पे, एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट क्राफ्ट, कि आप अपनी साउंड के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो मुझे तो हर चीज़ में इतना मज़ा आता है दैट आई वुड नेवर वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू। मैं बहुत ग्रीडी हूँ एज एन एक्टर, मैं जहाँ जहाँ जितना जितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ। हाँ, आई गेस, मतलब आप क्यों नहीं एक्सप्लोर करना चाहोगे, मज़ा आता है। एंड एक्सप्लोर करके देखो, इनफैक्ट इवन जॉनर वाइज आई हैव डन अ कॉमेडी फिल्म, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना लाइनअप देख रही थी, तो था ये काली काली आँखें, सीजन 1 मिर्ज़ापुर, सीजन 3 एक शो है जो अभी आएगा विजय वर्मा के साथ, एम्फो माफिया, जिसमें मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर प्ले कर रही हूँ। तो मुझे लगा ये तो काफ़ी सीरियस टाइप का हार्डकोर ड्रामा हो रहा है, तो थोड़ी कॉमेडी भी कर लेता है। तो इसलिए मैंने कॉमेडी की, एंड उसमें कुणाल खेमू, अलका अमीन, पीयूष मिश्रा। तो वहाँ जाके सेट पे इट वॉज नॉट अ सेट वेयर आई न्यू व्हाट टू डू, क्योंकि कॉमेडी बहुत अलग स्पेस में होती है, एक अलग मीटर होता है। तो वहाँ तो आई वॉज लॉस्ट, और मैं बस देख रही थी कि ये लोग जो कर रहे हैं, जैसे हम जिस वे में डर से रिएक्ट करते हैं, कॉमेडी में डर का रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट। तो वहाँ भी वो बहुत चैलेंजिंग था। तो आई फील चैलेंज होना एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे जहाँ जहाँ चैलेंजेस दिखते रहेंगे, मैं वहाँ हमेशा पहुँच जाऊँगी। क्या चैलेंजिंग ये भी है एक एक्टर के तौर पर कि जब आप एक टाइम पे 2-3 कैरेक्टर एक साथ कर रहे हैं? डेफिनेटली, लेकिन मैंने लास्ट ईयर ये किया था। आई वाज शूटिंग फॉर 3 प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, बट दैट रियली हेल्प्ड। एंड व्हाई दैट हेल्प, इनफैक्ट सॉरी लास्ट ईयर व्हाई दैट रियली हेल्प वाज बिकॉज वो तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक था ये एम्फो माफिया वेयर आई एम प्लेइंग एन एसिड अटैक सर्वाइवर, विच वाज वेरी टफ, वेरी 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 टफ, बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू take in what they go through, and मेरी literally फटी, क्योंकि जब मेरा मेकअप हो रहा था, जो कि 3 घंटे लगता है, 3 घंटे मेकअप करने में और 2 घंटा वो निकालने में, आई नो कि ये सिर्फ मेकअप है और ये कुछ घंटों में निकल जाएगा, बट जिनके साथ ये हुआ है वो नहीं निकाल सकते, उन्होंने ये ज़िंदगी जी है। सो समवेयर यू ऑल्सो फील रिस्पॉन्सिबल कि आप जो कर रहे हो, यू वांट टू डू जस्टिस टू द पार्ट, क्योंकि आप सिर्फ अपने किरदार की कहानी नहीं, आप उन सबकी कहानी बता रहे हो। तो
थैंकफुली उसके साथ मैं कुछ लाइट भी शूट कर रही थी, तो वो ना ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मिर्ज़ापुर जब मैं शूट करती हूँ तो मैं सिर्फ मिर्ज़ापुर शूट करती हूँ, तो उसमें मैं इतना घुस जाती हूँ ना कि कई बार उसे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोजेक्ट है तो वो शफल करना आसान भी हो जाता है। मिर्जापुर में सबसे टफ चीज क्या रही उस कैरेक्टर को करने के लिए? वो टफ चीज, ऐसा कुछ सीन नहीं होता टफ, बट वो लाइफ ही टफ है। क्योंकि मैंने सीजन 3 के दौरान भी तो सीजन 2 के टाइम आई वेंट डाउन अ स्पाइरल, क्योंकि सारे दिन आप 12-12 घंटे आप रिवेंज के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि जिसने मेरी बहन को मारा, मेरे दोस्त को मारा, सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हो, ये बड़ा इतना लंबा चौड़ा इंसान है, आपको उसके गुड्डू, उसकी भी क्योंकि वो अभी टूटा हुआ है, उसको कैसे सेफली रखना है, मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। गन हमेशा हमारे हमारे पास होती है, वी आर ऑलवेज लिटरली सराउंडेड विद ईदर ब्लड। तो वो हमें पता है कि ये सेट है, हमें पता है कि ये एक्टिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप शब्द तो वो बोल रहे हो, आप फूल कर रहे हो अपनी बॉडी को इनटू बिलीविंग कि ये दुनिया है। जैसे गॉन गेम में भी आई रिमेंबर कि हम जब सीजन 2 के लिए शूट कर रहे थे तो ये था कि कॉप आ जाती है एंड वो मुझे सोचती है कि आई एम सस्पेक्ट। अब द थिंग इज कि मुझे पता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट मैं जो अपनी बॉडी को एक फियर का वो दे रही हूँ कि ओ माय गॉड ये कॉप सामने है पर मेरा डर दिखना नहीं चाहिए, तो आपको पसीना आएगा। वो पसीना आपको नेचुरली क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी को वो अलार्म जा रहा है कि फियर फियर फियर। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन होती है ना वो बहुत थिन होती है, एंड कई बार हम उस लाइन के इस पार आ पाते हैं, लेकिन कई बार हम उस लाइन के उतना दूर चले जाते हैं कि जब आप वापस मुड़ के देखते हो ना, देन देयर इज यू कांट सी एनीथिंग और एनीवन, एंड आपको पता भी नहीं होता है। एंड ये डिस्कस ही नहीं करता, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हम एज एक्टर्स और एज अ पार्ट ऑफ द क्राफ्ट और द इंडस्ट्री हम ये क्यों नहीं बात करते हैं? बिकॉज इट्स वेरी टफ एंड आई हैव गॉन डाउन एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ ब्रेव एंड अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस ना, आप कब स्लाइड इन कर जाते हो आपको नहीं पता चलता है। एंड आई वाज लाइक मिर्जापुर कास्ट एंड क्रू, दे आर माय फेवरेट पीपल, आई लव देम, बट स्टिल दैट हैपेंड टू मी। एंड सीजन 2 में ये हुआ था, तो आई थॉट सीजन 3 में नहीं होगा, कि अब तो मुझे पता है ना कि व्हाट हैपेंड टू मी। सीजन 3 में येट अगेन आई रियलाइज कि मैं एकदम खोई खोई रहती थी, जब मेरा शूट नहीं होता था मैं बस बेड पे लेटी रहती थी, एंड एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि ओह हो ये तो मैं नहीं हूँ, ये गोलू है। और मैं नहीं क्या है, क्योंकि मेरी हरकतें भी ऐसी होती हैं, मैं गोलू के बारे में सोचती रहती हूँ और मैं बोलती हूँ कि गोलू का है, गोलू मिल नहीं रही है। तो फिर आप ही लिटरली इनवाइट करते हो एक आत्मा को अपने अंदर, और फिर वो आत्मा जब उसको जाना है वो तब जाती है। ये जैसा आपने कहा कि वो कैरेक्टर कई बार आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, करेक्ट। पर्सनल लाइफ पे कितना असर पड़ता है इसका? बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप फिर इस दुनिया में आप होते ही नहीं हो। एंड मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई थिंक इट्स हैपेंड टू मी थ्राइस। सबसे पहले हुआ था ये हरामखोर के टाइम, थैंकफुली शूट के दौरान कुछ नहीं हुआ था, बट शूट के बाद ना मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे, और मेरे उस सपनों में बस नवाज भाई का कैरेक्टर, वो स्कूल टीचर, उसमें श्याम सर वो आते थे। अगर मैं लेफ्ट साइड पे सोती थी और मैं जब राइट साइड पे सोती थी तो वो 2 बच्चे नजर आते थे, और तब तो मैं अकेली रहती थी, तो तब भी मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ है मेरे साथ। बट देन वो अपने आप ठीक हो गया। जब मिर्ज़ापुर का हुआ तब वो काफ़ी टाइम लगा समझने में, क्योंकि आसपास भी किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और मैं सबसे पहली जो चीज़ करती हूँ कि मैं अपने बाल चेंज कर देती हूँ। जैसे ही मेरा शूट खत्म होता है मैं या तो कलर करा लेती हूँ या छोटे करवा लेती हूँ या उनको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो बाल मेरे कैरेक्टर के हैं, वो मेरे बाल नहीं हैं। और सीजन 2 में तो गोलू के बाल मतलब लिटरली ऐसा वाकड़ा थे, यहाँ से निकल रहे हैं। एंड आई रियलाइज कि वो ना, जब भी अपने आप को मिरर में देखोगे आप वैसा फील करते हो। इट्स नॉट अबाउट वैनिटी बट इट्स अबाउट यू। तो जैसे अभी मिर्ज़ापुर 3 का भी जैसे हुआ, तो मैंने कलर कराए और वो कराया, एंड थैंकफुली आई मेड श्योर दैट आई एम डूइंग थिंग्स दैट आई ऐश्वर्या लाइक। एंड इन फैक्ट आई मेट अ फ्रेंड हु स्टडिंग साइकोलॉजी, एंड उसने मुझे ये समझाया कि मैं कैरेक्टर में घुसने के लिए तो मेरी डिफरेंट प्लेलिस्ट होती है। लाइक ये काली काली आँखें में हार्ट ब्रोकन या रोमांस वाले गाने होंगे, गोलू की प्लेलिस्ट में काफ़ी ऐसा या दर्द वाले गाने होंगे। तो उसने कहा कि तुम कैरेक्टर में घुसने के लिए वो गाने सुनती हो, पर जब शूट खत्म हो जाता है एवरी डे यू डोंट लिसन टू योर सॉन्ग्स। कि जो श्वेता, अगर मुझे इट्स द टाइम टू डिस्को पसंद है या मुझे पेपा पिग पसंद है तो मुझे वो सुनना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है। एंड
ऑल्सो मैं कपड़े भी ना गोलू जैसे पहनने लगी थी, जैसे आई लाइक माई एक्सेसरीज, आई लाइक टू ड्रेस अप द वे आई डू, चाहे वो मतलब किसी और को पसंद आए ना आए, दैट्स टोटली अप टू यू, मुझे ऐसा ड्रेसअप करना पसंद है। वो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं इयररिंग्स नहीं पहनती थी, मैं लिप बाम भी नहीं लगाती थी, मैं बस ऐसा जीन्स टी शर्ट पहन के कहीं भी जाना था। एंड देन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई रियलाइज कि ये तो मैं क्या कर रही हूँ। सो पर्पसली फिर मैं एक्सेसरीज पहन के थोड़ा जैसे हाउ आई ड्रेस अप, आई स्टार्टेड वेयरिंग कलर, एंड फिर मतलब कि आई लव यू गोलू, बस थोड़ा डिस्टेंस तो जरूरी रिलेशनशिप है। में फर्क पड़ता है उस टाइम में जब इस मोड में एक आर्टिस्ट रहता है? Definitely. In fact, चीता शूट के लिए he was going to Calcutta and he said, I am glad that I am not staying with Golu. And हम हमारे दोस्त के यहाँ जहाँ हैंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बन गई थी कि जब हम हैंग करते थे एंड एवरीबडी ऑब्जर्व, दे वर लाइक लुक एट हर एंड आई वाज लाइक हाँ करेक्ट। तो जो मैं अभी भी शायद ऐसा बैठूंगी, लेकिन ऐसे कहीं मतलब इफ आई हैव टू सिट इन माय वे इट वुड बी लाइक दिस। बट बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, आप जिस तरह से बात करते हो वो चेंज हो, मतलब मेरा तो एटलीस्ट हुआ। और फैमिली रिएक्ट करती है कि वापस आ जाओ अब जल्दी से? फैमिली थैंकफुली आई एम अगेन रियली लकी एंड ब्लेस्ड। फैमिली अंडरस्टैंड्स द प्रोसेस। उनको पता है कि मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट तो है ही, बट कितना प्यारा है। मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ और अपने किरदारों को भी। तो उनको पता है कि मेरी जर्नी क्या होती है, ये मेरे ऊपर नीचे होते रहते हैं। एवरीबडी एट होम नोज दैट एंड आई शेयर इट। एंड आई थिंक शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे आपको मदद कर पाएंगे या कुछ भी हेल्प कर पाएंगे। एक ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ। जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम, सिर्फ मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें पता होता है ये ट्रैक पे है, ये नहीं है। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, आपको पता रहता है कि अच्छा करेगा या नहीं करेगा? आई फील आप बस होप कर सकते हो, बट वो मेरे हाथ में ही नहीं है। एंड व्हाट आई लव बीइंग एन एक्टर इज दैट जर्नी दैट आई हैव व्हाइल शूटिंग। एक बार जब एडिट हो गया, पोस्ट हो गया, जब ऑडियंस के पास आया, अब ये मैं कैसे करूँ कि ऑडियंस को पसंद आए या नहीं आए। आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक और इवन क्रिटिसिज्म, चाहे नीड भी या किसी को नहीं पसंद आया, भाई मतलब मुझे उतना बुरा भी नहीं लगता है और मुझे उतनी मैं पागल भी नहीं हो जाती हूँ खुशी के मारे कि अगर किसी को बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जो मिलना था ना वो तो मैंने मुझसे ज़्यादा गोलू की ज़िंदगी कौन ही जिएगा। तो आई फील अ लॉट ऑफ एटलीस्ट आई एक्ट एंड आई चूज़ द प्रोजेक्ट्स एंड कैरेक्टर्स जिनकी ज़िंदगी मुझे जीनी है। तो मेरा 90% तो कोटा मुझे मिल गया। मैं क्यों एक्टिंग करती हूँ? क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी तो जी ली। अब जो आगे होगा वो बस वैलिडेशन होता है। डेफिनेटली जब आप अपना फेस होर्डिंग पे देखते हो बहुत मज़ा आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट मैं उसको उतना वेटेज नहीं देती जितने अपने मतलब उस जर्नी को देती हूँ, शूटिंग जो ऑन शूट होता है। लेकिन ये बात हो गई सक्सेस की, कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई रोल या कैरेक्टर चूज करते हैं सोच के कि ये ऐसा होगा, नहीं वो मैं नहीं बट करती प्रोसेस हूँ। में कई बार ऐसा होता है, ओह ये वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था, वैसा शूट नहीं हो रहा है, हाँ। वैसा बन नहीं रहा है। ऐसा कभी हुआ? नहीं, थैंकफुली मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो ही रखती हूँ। तो चाहे जो भी काम हुआ, आई रिमेंबर जब हम लाखों में एक शूट कर रहे थे, तो वो शूट करते करते आई वाज लाइक ये एक अच्छा शो बन रहा है। बट मसान के टाइम, मिर्ज़ापुर के टाइम, मतलब वो तो अलग ही लेवल ऑफ, मतलब क्या से क्या हो गया वो नहीं एक्सपेक्ट किया था। और मज़ा भी आता है कि जब आप सरप्राइज होते हो। तो मुझे लगता है कि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना किसी चीज़ से, तो कहीं आप थोड़ा जॉय किल कर रहे हो। और एक्चुअली ये हुआ था, मैंने मिर्ज़ापुर 2 से ना पता नहीं क्या, ऐसा नहीं था कि कुछ सोचा था, बट कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखी थी। क्या वो कुछ नहीं, बट बस कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरी थियरी अच्छी थी कि कुछ ना एक्सपेक्ट करो, फिर आप खुश रहते हो, क्यों ज़बरदस्ती वो प्रेशर डालो किसी पे भी। आप काफ़ी चीज़ें करती हैं, आप लिखती हैं, पोइट्री करती हैं और अपने आप को रिवाइव करती रहती हैं टाइम एंड अगेन। ये कितना हेल्प करता है एक एक्टर को, जो आप अपने प्रोफेशन से हटके जो चीज़ें करते हैं, वो एक एक्टर को कितना हेल्प करता है? आई थिंक वो किसी भी इंसान को बहुत हेल्प करता है, बट आर्टिस्ट को तो डेफिनेटली, क्योंकि आप कितने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के निकाल लोगे या कितने इमोशंस निचोड़ लोगे। एंड सबसे ज़्यादा फन एंड चैलेंजिंग ये होता है कि जब मैंने जैसे संध्या किया हरामखोर में, मुझे था ये संध्या श्वेता से अलग होनी चाहिए। फिर शालू किया, शालू का था कि ये संध्या और श्वेता से अलग होनी चाहिए। फिर जब उसके बाद जो प्रोजेक्ट किया तो उतना इन सब से आपको अलग होना है।
तो वो सारे इमोशंस है वो जर्नी कहाँ से आएगी. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्यूल योर सेल्फ. ऑल्सो एट द सेम टाइम आप वो करो जो आपको खुशी देता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच विद श्वेता कि मुझे क्या खुशी देता है. क्योंकि जनरली मैं आधे टाइम तो अपने कैरेक्टर्स के बारे में ही सोचती होती हूँ, म्यूजिक भी वो सोचती हूँ जो मुझे उनकी दुनिया में डाल दे. तो वो जैसे मैंने सर्फिंग की है, आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, मैंने अभी पॉटरी स्टार्ट की है, तो ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लर्निंग ना वेस्ट नहीं होती, नॉलेज वेस्ट नहीं होती. तो ऐसा नहीं है कि कल को मुझे किसी पॉटर का पार्ट मिल जाएगा, बट मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला तो वेरी गुड, मुझे इसमें ही जॉय मिल रहा है. तो वो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, और हम ये कंप्लेन करते हैं ना कि अरे इसने तो कुछ मेहनत नहीं की, ये तो लुक भी चेंज नहीं हुई, तो आप करो ना. तो मैं नहीं चाहती कि कोई ये बोले मेरे बारे में. मैं जितना भी अपनी तरफ से कर सकती हूँ अपने किरदार के लिए, वो मुझे पूरा दिल खोल के करना है. कैसे चूज करते हो आप कोई भी कैरेक्टर? सबसे पहले अगर कोई नरेशन के लिए आया आपके पास, या किसी ने आपको आइडिया पिच किया, दिमाग में क्या रहता है? द इमोशनल कनेक्ट. क्योंकि मुझे इमोशंस आर व्हाट अट्रैक्ट्स मी. तो मुझे लगता है कि अगर इसका इमोशनल ग्राफ क्या है, ये कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, इस कैरेक्टर की जर्नी क्या है, एंड कहानी ऑफ कोर्स. कि आसपास ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कैरेक्टर को देख के मैं कुछ साइन करूँगी या सिर्फ दुनिया देख के साइन करूँगी. दोनों बहुत ज़रूरी हैं. फिर बहुत ज़रूरी होता है कि ये बना कौन रहा है, क्योंकि एक अच्छे से अच्छी कहानी अगर नॉट सो केपेबल हैंड्स में हो तो वो फिर फुस्सो नहीं है, और या फिर बहुत अच्छे लोग हों और कहानी उतनी एक्साइटिंग नहीं है तो वो फेट वही होनी है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपनी बेट प्लेस कर रहे हो कि मुझे लगता है ये जर्नी में मुझे मज़ा आएगा तो मैं कर लेती हूँ. बट अगर जैसे पहले बहुत लोग पूछते थे कि कमर्शियल, तो मेरा ये था कि आप मुझे ये क्यों कह रहे हो कि कमर्शियल सिनेमा इज़ बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग. मुझे तो इसमें खुशी मिल रही है ना. आप मुझे ये क्यों कह रहे हो कि ये जो कहानियाँ मैं जिनसे जुड़ रही हूँ उनसे वो कमर्शियल कहानियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो मिर्जापुर कमर्शियल नहीं है. एग्जैक्टली, आई थिंक इसलिए लोगों ने बंद कर दिया वो पूछना. हाँ, थैंकफुली. श्वेता, कई तरह के रोल आपने किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जो खास है दिमाग में कि ये अगले कुछ टाइम में करना है, इस तरह का काम करना है, इन तरह के लोगों के साथ काम करना है, कुछ ऐसा है दिमाग में भी आने वाले टाइम के लिए? कैरेक्टर्स ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं बहुत ग्रीडी हूँ, तो मैं लिमिट नहीं करना चाहती. एक माफिया क्वीन वाला आई थिंक ये काफ़ी लोगों का होता है. तो एक वो है, मुझे लॉयर डेफिनेटली प्ले करना है, बिकॉज मुझे लॉयर बनना था. तो मुझे लगता है कि मेरी जो भी सपने हैं ना, मैं वो एक्टिंग के ज़रिए पूरे कर सकती हूँ. तो जब मैं वो करूँगी तो मैं फील भी करूँगी कि मैं लॉयर हूँ. टीचर का एक पार्ट मुझे डेफिनेटली करना है, आई थिंक बिकॉज माई मम्स अ टीचर. मम्मी टीचर अब तो रिटायर्ड, बट इसलिए टीचर का भी करना है. ऑल्सो मुझे लगता है कि हम टीचर्स को उतना ड्यू नहीं देते, क्योंकि टीचर्स आर द वंस जो हमारा, मतलब मुझे ड्रामा में इंटरेस्ट हुआ क्योंकि मेरी जो ड्रामा की टीचर थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया इसलिए हमारा इंटरेस्ट आया. जो शेप अप करते हैं हमारे, जो शेप अप करते हैं, एग्जैक्टली. वो हमारे थॉट प्रोसेस को सब कुछ, कि क्लाउड के अंदर ब्लू करना है या बाहर पिंक करना है, ये सारी चीज़ें वही या तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं या उसको एक्सपैंड करते हैं. बट ये हाँ, डिटेक्टिव फॉर श्योर, डिटेक्टिव. और ऑल्सो वो कॉन मैन या कॉन गर्ल टाइप की जो होती है ना, वो. तो ये तो मोटा मोटा जो ऊपर से आता है. एंड 2 स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं डेवलप कर रही हूँ. खुद लिख रही हूँ? नहीं, मैं काश लिख पाती, पर मेरे बहुत अच्छे राइटर्स हैं, तो वो कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट मोर देन कैरेक्टर्स, वो कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड दोज आर द स्टोरीज जो मैं चाहूँगी कि मुझे लगता है अगर वॉइस है तो उस वॉइस को यूज़ करो. तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरा काम देखते हैं और पसंद करते हैं, वो ये भी देखेंगे और वो समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. करेक्ट. मैं जानता हूँ आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपना जो शो है जी बिना आपकी पोइट्री के एंड करें. ओह गॉड, कुछ ऐसी कुछ लाइनें जो दिल के बहुत करीब है. ओह, ये तो मैं तो वो स्टूडेंट, इतना मुश्किल नहीं होगा, आई एम श्योर. नहीं, क्योंकि मैंने पोइट्री, अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो मसान की वही आ रही है कि तू किसी रेल से ही गुजरती है. एंड इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था. उससे पहले आई डोंट थिंक आई हैड डिसाइडेड. मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर इन द डबिंग स्टूडियो जब नीरज मुझे बता रहे थे, बिकॉज ही सेड कि ये शायरी मतलब ये बोलनी है.
तो मैं बोल रही थी कि तू किसी रेल से गुजरती है, नहीं सर कि नहीं तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं आई डोंट नो। ये जिस तरह से आप वो गाना हम लोगों ने इतना सुना है कि जी। जब हम लोग गाना सुनते हैं तो हम उस गाने में खो जाते हैं, शायद हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस शो को खत्म किया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझको भी, एंड आई विश ये टाइम लिमिट नहीं होती जिससे तो कि हम और खूब बात करते सारी, हैं शायद। बिल्कुल। तो अपने देखने वालों को भी हम यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं इसी तरह की बातचीत और देखना, ऐसे ही लाजवाब आर्टिस्ट के साथ बात करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। और फिलहाल मुझे और श्वेता दोनों को इजाज़त दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो जो आपको पूछने हो या कुछ चीज़ें जो हमसे जाननी हो, तो वो भी प्लीज़ आप पूछिए, क्योंकि वी वुड लव टू नो कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या जानना चाहते हैं। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हम लोग जवाब देंगे।